नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन बने थे, उन सभी क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में अच्छे से अध्ययन किया है। आज हम चैप्टर नंबर 3, नाम क्या है चैप्टर का? चुनावी राजनीति। इस चैप्टर को एमसीक्यू के माध्यम से पूरी तरह अच्छे से पढ़ेंगे और मात्र एक क्लास करने से आपको चैप्टर नंबर 3 का मैक्सिमम जानकारी हो जाएगी। और ऐसे ही हम जितने भी चैप्टर हैं वहाँ से जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी क्लास 9th पॉलिटी के, उन सभी चैप्टर को हम अच्छे से तैयार करेंगे। और उसके बाद जब बीपीएससी टीआरई 4 आएगी, उस समय जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और लोग आर्टिकल, संविधान सब कुछ रट कर चले जाते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, और एनसीईआरटी पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती और उनको मैक्सिमम क्वेश्चन उनको आते नहीं। और हम सोचते हैं कि हम पॉलिटी ले लिए हैं तो पूरा संविधान पढ़ जाए, पर ऐसा नहीं है। जितने भी पीछे टीआरई 1, 2, 3 पूछे गए थे, उनमें अगर किसी का पॉलिटी सब्जेक्ट अगर 40 नंबर का आपका पॉलिटी है, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही पूछेगा। और वो भी जो एनसीईआरटी में बुक, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर, उन चैप्टर से कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। और देखिए चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चुनाव कराने के कारणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए क्या है? देखिए, चुनाव लोगों, क्या पूछा है कि गलत पूछा है, निगेटिव पूछा है। यहाँ पर देखिए, चुनाव लोगों को सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है। तो यह तो विकल्प आपका सही है, आंसर तो यह होगा नहीं। और उसके बाद लोग चुनाव में अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यह भी सही है विकल्प, तो यह भी आंसर होगा नहीं। अब देखिए विकल्प तीसरा, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, न्यायपालिका नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा। सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में, यानी सरकार के कार्यों का प्रदर्शन, यानी सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, न्यायपालिका का नहीं। तो विकल्प आपका ये जो तीसरा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और विकल्प देखिए चौथा क्या है? चुनाव लोगों को यह बताने में सक्षम बनाते हैं कि वे कौन सी नीतियां पसंद करते हैं। तो यह भी क्या है? सही बात है। और पूछा क्या था? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव लोगों को न्यायपालिका के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, यह विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चुनाव जो है वह सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में लोगों को सक्षम बनाते हैं। और वह मैं ऐसे क्वेश्चन लिया हूं ना जिससे हमारा पूरा एनसीईआरटी का लाइन वाइज कंप्लीट हो जाए। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यह क्वेश्चन जो है ना टीआरई 3 में पूछा गया था, टीआरई 3 में पूछा हुआ था। अब हम आर्टिकल पढ़े रहेंगे तो हमें तो अब आएगा नहीं। देखिए क्या लिखा है? न्याय युद्ध का नेतृत्व किसने किया? चौधरी चरण सिंह ने, या चौधरी देवीलाल ने, या अजीत सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि न्याय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो चौधरी देवीलाल ने। विकल्प आपका ख क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और चौधरी देवीलाल ने कहां से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे? तो हरियाणा से। और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हरियाणा में 1987 ईस्वी में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। अखबार देखिए, राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। इनके पार्टी का क्या नाम था? तो इनके पार्टी का नाम पूछ सकता है, तो इनके पार्टी का नाम था लोकदल। लोकदल नामक एक नई पार्टी उन्होंने बनाई। और उसके बाद उन्होंने देखिए, उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया।
अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ करेंगे। यह सब कहाँ दिया हुआ है? तो यह सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मैंने बीपीएससी टीचिंग का बीपीएससी तैयारी का एग्जाम दिया हुआ है और मुझे अच्छे से पता है कि क्वेश्चन पूछते कहाँ से है। कई लोग आर्टिकल, संविधान सब कुछ अच्छे से विद्वान बनने के चक्कर में सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठते हैं तो एनसीईआरटी का पूछ देगा कि न्याय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। अब जो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं रहेगा, आर्टिकल सब रटे रहेंगे तो उनको कहाँ से आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आर्टिकल आप मत पढ़िए, आर्टिकल भी पढ़िए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही पूछेगा। आर्टिकल 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल वाला पूछ देता है और वही पूछेगा जो कि एनसीईआरटी में दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देवीलाल ने किसानों और छोटे व्यापारियों से क्या वादा किया था? तो अभी मैंने बताया था वह किसानों और छोटे व्यापारियों के ऋण माफ करेंगे। ये विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। विकल्प पहला क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। वह उनके ऋणों पर ब्याज दर कम कर देगा, गलत है, या नहीं बोले थे। वह कृषि का आधुनिकीकरण करेंगे, नहीं। वह उन्हें मुफ्त बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराएंगे, यह भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? वह किसानों और छोटे व्यापारियों के ऋण को माफ करेंगे। यह कहाँ दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और न्याय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? न्याय युद्ध नामक आंदोलन का तो चौधरी देवीलाल ने किया था। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिनिधि लोकतंत्र के चुनाव में मतदाताओं द्वारा इनमें से कौन से विकल्प चुने जाते हैं? यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र के चुनाव में मतदाताओं द्वारा इनमें से कौन से विकल्प चुने जाते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है? मतदाता चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, यह तो सही है, मतदाता का तो यह अधिकार है। और उसके बाद वे चुन सकते हैं कि सरकार कौन बनाएगा, यह भी सही है। वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिनकी नीतियां सरकार का मार्गदर्शन करेगी, यह भी विकल्प सही है। यानी आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। अब आगे देखते हैं। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निर्वाचन क्षेत्र शब्द का क्या अर्थ है? यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वह स्थान जहां संविधान की प्रति रखी जाती है, तो गलत है। एक विशेष क्षेत्र जहां से मतदाता लोकसभा या विधानसभा के प्रति के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, यह विकल्प आपका राइट हो जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। मतदाताओं का एक निकाय नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ख। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। इनमें से कौन सी लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त नहीं है? देखिए सभी को वोट देने की अनुमति है, यह तो सही है। क्या पूछा है? निगेटिव पूछा है। पूछा क्या है हमसे पूछा है निगेटिव, तो हम निगेटिव ही आंसर देंगे। देखिए और चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल है, यह भी सही है। जनता द्वारा पसंद न किया गया उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है, तो यह एकदम गलत है। जनता जिसको पसंद नहीं करेगी वह निर्वाचित होने का उसमें कोई सवाल ही नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ग। चुनाव नियमित अंतराल पर होते हैं, तो यह भी विकल्प क्या है आपका? सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यह सब बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 में पूछे गए तो नहीं है इसमें से, लेकिन जितने भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए भी दिए गए हैं इसमें, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनाता है ना वह एनसीईआरटी से ही बनाता है। और जो भी आर्टिकल वगैरह वगैरह रट के चले जाते हैं पूरा ज्यादा एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करते, वे सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोजित चुनाव को क्या कहा जाता है? देखिए उपचुनाव कहा जाता है, या मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है, या आम चुनाव कहा जाता है। तो देखिए उपचुनाव किसको कहते हैं? तो उपचुनाव उसको कहते हैं कि चुनाव के बाद अगर कोई पर्सनल सीट खाली हो गया, मतलब कोई एक सीट खाली हो गया किसी कारण से, जैसे चुनाव हो गया और मान लीजिए लोकसभा में 543 सीट पर चुनाव हो गया और इसमें से 543 सीटों पर चुनाव हो गया और जो जीते हैं उनको मतलब उनको सांसद बना दिया गया, विधायक या सांसद बना दिया गया।
किसी कारणवश किसी एक सांसद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया या उसकी मृत्यु हो जाती है तो कितने सदस्य हो जाएंगे आपके? 542। और जिस क्षेत्र का वह विधायक या सदस्य होगा वह क्षेत्र क्या हो जाएगा? वह सीट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और केवल उसी सीट के लिए चुनाव होगा जो सीट विधायक के मृत्यु या इस्तीफा के कारण खाली हुआ रहता है, उस सीट पर केवल चुनाव होता है। तो उस चुनाव को हम बोलते हैं उपचुनाव। यही पूछा था कि अगर किसी विधायक या सांसद का मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रॉपर उसके सीट पर जब चुनाव होगा, केवल एक सीट पर चुनाव होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं उपचुनाव। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मध्य अवधि चुनाव किसको कहते हैं? मान लीजिए 543 लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? आपका लोकसभा का कार्यकाल हो गया आपका 5 वर्ष। लेकिन किसी कारणवश से राष्ट्रपति ने 5 वर्ष से पहले लोकसभा को क्या कर दिया? पहले ही लोकसभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। तो लोकसभा को भंग होने के बाद आपके 543 सीट पर पुनः चुनाव होते हैं 5 साल पूर्ण होने से पहले। तो उस चुनाव को बोलते हैं मध्य अवधि चुनाव। यानी अगर 543 सदस्य हैं और उसमें से जितने 543 विधायक या सांसद हैं उनमें से किसी एक विधायक या सांसद की किसी कारणवश वह इस्तीफा या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो निर्वाचन क्षेत्र रहेगा जहां से वह विधायक या सांसद बना रहेगा वह क्षेत्र उस क्षेत्र का सीट खाली हो जाता है और उस सीट पर जो चुनाव होता है केवल एक सीट पर या 2-4 सीट पर जहां के विधायक क्या हो जाते हैं? इस्तीफा दे देंगे या किसी कारणवश से मृत्यु हो जाती है, उस सीट पर अगर चुनाव होगा केवल तो उसको हम उपचुनाव बोलेंगे। लेकिन मध्य अवधि चुनाव किसको बोलेंगे? तो मध्य अवधि चुनाव उसको बोलेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही भंग कर समाप्त हो, मतलब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और किसी कारणवश लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया जाता है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है। यानी अवधि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व अगर चुनाव होगा तो उसको मध्य अवधि चुनाव बोलेंगे। और आम चुनाव किसको बोलेंगे? तो आम चुनाव बोलेंगे जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद। यानी कार्यकाल समाप्त हो जाता है, कार्यकाल क्या हो जाता है? कार्यकाल समाप्त हो जाता है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा या विधानसभा भंग कर दिया जाता है और उसके बाद जो 543 या जितने विधानसभा के सीट होंगे उन सीटों पर चुनाव होता है तो उसे आम चुनाव कहते हैं। और इसमें पूछा था टीआरई 2 में मध्य अवधि चुनाव के बारे में कि अगर लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसको कौन सा चुनाव बोलेंगे? तो उसको मध्य अवधि चुनाव बोलेंगे। यह टीआरई 2 में पूछा गया था, इसलिए मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी में जो दिया है वहीं से पूछेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 8 क्या है? भारत में इनमें से किन निकायों के चुनाव हर 5 साल में होते हैं? तो राज्यसभा का तो चुनाव होता नहीं, राज्यसभा का चुनाव नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? राज्यसभा स्थायी सदन। और राज्यसभा में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य को सेवा निवृत्त किया जाता है और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। शुरुआत में 5 वर्ष था लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा इनका कार्यकाल लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष की ओर दिया जाता है। फिर दोबारा जब 44वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें लोकसभा का कार्यकाल घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल हमेशा के लिए 6 वर्ष ही रहता है। और उसके बाद देखिए लोकसभा क्या लिखा है कि इनमें से किन निकायों के चुनाव हर 5 साल में होते हैं? तो लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, इनका चुनाव क्या होता है? हर 5 साल में होता है। विकल्प ख क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। विधान परिषद तो नहीं। विधान परिषद जो है जैसे राज्यसभा है वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होते हैं, लेकिन विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं होते। यहाँ सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, केवल लोकसभा तो गलत है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वार्ड कहे जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र किसके चुनाव के लिए बनाए गए हैं? तो संसद के लिए या राज्य विधानसभा के लिए या राज्य विधान परिषद के लिए या पंचायतें और
नगर निकाय के लिए। तो वार्ड कहे जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र किसके चुनाव के लिए बनाए जाते हैं? तो राज्य विधानसभा के लिए नहीं, पंचायतें और किसके लिए? नगर निकाय के लिए। विकल्प क्या हो जाएगा आपका? वह सही हो जाएगा। यह कहाँ दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यानी वार्ड कहे जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र किसके चुनाव के लिए बनाए जाते हैं? विकल्प क्या है आपका? संसद है। उसके बाद संसद के बाद क्या है? राज्य विधानसभा है, और राज्य विधान परिषद या पंचायतें और नगर निकाय। तो इसमें एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है यह भी हम जान लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांट दिया जाता है और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो वार्ड हैं वो क्या है? छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। यानी वार्ड कहे जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र किसके चुनाव के लिए बनाए जाते हैं? पंचायतें और नगर निकाय के चुनाव के लिए। विकल्प क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के सिद्धांत पर लागू होता है? केवल अमीर और शिक्षित लोग वोट दे सकते हैं, तो गलत है। केवल पुरुष, तो यह भी गलत है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं, तो यह विकल्प आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो गया। और केवल नौकरी पेशा लोग ही मतदान कर सकते हैं, तो नहीं। तो और शुरुआत में कितना था? देखिए पहले 21 वर्ष था वोट देने का आयु। कितने वर्ष था? तो 21 वर्ष। और फिर उसके बाद हुआ 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। 61वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? तो 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। और इस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। यह 61वां संविधान संशोधन के बारे में बीपीएससी तैयारी यानी शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को कानूनी घोषणा में क्या क्या विवरण देना होगा? तो क्या क्या विवरण देना होगा? चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को क्या देना होता है? उम्मीदवारों को विवरण देना होता है अपने बारे में। देखिए हम पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक उम्मीदवारों को इन मामलों में सारे विवरण देने होते हैं। कौन कौन से? उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों के बारे में, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देनी होती है, यानी उनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले लंबित है इसके बारे में भी जानकारी देनी होती है। यह सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और देखिए उम्मीदवार और उसके परिवार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है, यह भी सही है। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता इसका भी विवरण देना होता है, यह भी सही है। यानी विकल्प को सभी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। यह सब एनसीईआरटी जो भी मैं क्वेश्चन लिखा हूं, जितने भी लाइन लिखे हुए हैं वे सभी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। इसलिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? जिसका 40 नंबर का क्वालिटी रहेगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों पर लागू होता है? तो यह हमने पढ़ा था कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक क्या कर सकते हैं? मतदान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानदंडों और दिशा निर्देशों का वह समूह क्या है जिसका राजनीतिक दलों और विधानसभाओं द्वारा पालन किया जाता है? तो अनुशासन रोल है या आचार संहिता? तो हमें पता है क्या है? आचार संहिता है। विकल्प ख क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चुनाव कराने वाली संस्था का नाम बताइए। तो हमें पता है क्या है? भारत में चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग करवाता है। और इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मतदाता दिवस मनाते हैं कब? 25 जनवरी को। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया गया है? देखिए वह व्यक्ति जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है या
वह जो 2/3 बहुमत प्राप्त करता है, या वह जो कुल डाले गए मतों का 1/4 प्राप्त करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कौन सा उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वही विजयी घोषित होता है। विकल्प क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यह भी कहाँ दिया हुआ है? एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में चुनावों में कौन अधिक अनुपात में मतदान करता है? यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से एकदम। गरीब और अशिक्षित लोग, अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त लोग, या शिक्षित लोग, या महिलाएं। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भारत में जो मतदान करते हैं उनमें सबसे अधिक अनुपात होता है गरीब और अशिक्षित लोगों का। विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, चुनावी कदाचार जिसमें कोई व्यक्ति गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए दूसरों की पहचान ग्रहण करता है। यानी चुनावी कदाचार जिसमें कोई व्यक्ति क्या करता है? कोई व्यक्ति गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए दूसरे की पहचान ग्रहण करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्तमान बोलेंगे या हेरा फेरी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्तमान बोलेंगे कि हेरा फेरी बोलेंगे या प्रतिरूपण बोलेंगे? क्या बोलेंगे? या प्रतिरूपण बोलेंगे या टर्नेक्ट बोलेंगे? तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर आपका? इसमें से हो जाएगा प्रतिरूपण। विकल्प क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें से इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे प्रतिरूपण। अब आगे देखते हैं हम। और एक हेरा फेरी भी दिया हुआ है कि चुनाव में अगर कोई धांधली करता है, यानी मतदाताओं का नाम काट देना, या चुनाव क्षेत्र जैसे चुनाव में कुछ घोटाला करना, यह सब क्या है? यह सब हेरा फेरी में आता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। और यह सब जो भी है ना, यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है तो आपको एनसीईआरटी विशेष रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी का कोई काम चलने वाला नहीं है। आप जितना पॉलिटी, लक्ष्मीकांत कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो मुख्य एनसीईआरटी क्लास 9 और क्लास 10 का होगा उस एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ा है और कुछ संविधान के बारे में जानते हैं अच्छे से, तो आपका अगर 40 क्वेश्चन है तो मुझे तो लगता है कि उसमें से कम 25-30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 9-10 के एनसीईआरटी से ही मिलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। और उसके बाद जो 11 का एनसीईआरटी होगा उसको भी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। 9, 10, 11, 12 का अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, खास करके 9, 10 का, तो 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ने से 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद 11 का जो एक एनसीईआरटी पॉलिटी का है किताब, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वहां से भी आता है, तो उसको भी हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चुनाव प्रचार करते समय निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? यानी चुनाव का प्रचार करते समय इनमें से किसकी अनुमति नहीं है? तो यह इसके बारे में हम देखिए, इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि मतदाताओं या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। कौन कौन सा? मतदाता को प्रलोभन देना या घूस देना अथवा धमकी देना, यह सब काम नहीं कर सकती। और उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, यह भी काम नहीं कर सकती। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, यह भी काम नहीं कर सकती। और लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकती। यह भी दिया है। लोकसभा का अगर निर्वाचन क्षेत्र रहेगा तो एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए, और अगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेगा तो वहां पर 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। लेकिन अभी के जो पार्टी है वे चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जबकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 25 लाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, और 10 लाख विधानसभा। देखिए क्या लिखा है, कौन सी किसकी अनुमति नहीं है। तो उम्मीदवारों को वोट देने के लिए मतदाताओं को पैसा देना, तो इसकी अनुमति नहीं है। विकल्प यही आपका राइट आंसर हो गया।
टीवी चैनलों का उपयोग कर सकते हैं, यह तो सही है। घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं, सही है। मतदाताओं को फोन पर संपर्क कर सकते हैं, और यह भी सही है। और सही क्या नहीं है, उम्मीदवारों को वोट देने के लिए मतदाताओं को क्या नहीं कर सकते, मतदाताओं को पैसे या धमकी यह सब नहीं दे सकते। और इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो वे अपने प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं, टीवी चैनल का उपयोग भी कर सकते हैं, और उसके बाद टीवी चैनल का उपयोग कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और एक लोकसभा क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। देखिए, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक चुनाव में मतदान कर सकते हैं। 21 वर्ष से अधिक आयु के, तो यही गलत हो गया आपका। कितने वर्ष है, 18 वर्ष, तो यही आपका विकल्प ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे देखिए, प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार है, यह सही है। कुछ अपराधियों और विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को दुर्लभ परिस्थितियों में मतदान करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यह भी सही है। और उसके बाद सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में डलवाना सरकार की जिम्मेदारी है, यह भी क्या है आपका, सही है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग संसद और विधान सभाओं के लिए सभी चुनाव आयोजित करता है, यह तो सही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची की तैयारी का निर्देशन और नियंत्रण करता है, तो यह भी सही है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें तय नहीं कर सकता, तो यह गलत है। चुनाव आयोग ही चुनाव की तारीखें तय करता है, विकल्प ब क्या हो जाएगा, सही। चुनाव आयोग नामांकन पत्रों की जांच भी करता है, यह भी क्या है आपका, सही। और इसमें से क्या पूछा है, गलत कौन सा है, तो गलत हो जाएगा विकल्प ब। और यह सब कहाँ दिया है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और देखिए, इसमें से क्वेश्चन नंबर 21, 1977 में लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने दिया था। तो लोकतंत्र बचाओ का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया था, तो यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो किसने दिया था 1977 में, तो 1977 में कौन सी पार्टी, जनता दल ने दिया था, यानी जनता पार्टी, यानी जनता दल ने नारा दिया था कि लोकतंत्र बचाओ, कौन, विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका, सही। और कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के नेतृत्व में 1971 में नारा दिया था, कौन सा, गरीबी हटाओ, कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और तेलुगु देशम पार्टी ने क्या दिया था, तो देखिए 1983 ईस्वी में यह पार्टी कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। कोई भी, यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें से देखिए टीआरई 2 में पूछा गया था तो कि गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने कब दिया था, तो आंसर क्या था, 1971। और तेलुगु देशम पार्टी जो है आंध्र प्रदेश की है, और इसने 1983 में, कब, 1983 के विधानसभा क्षेत्र में इसने, इसके जो नेता है एनटी रामा राव, कौन नेता थे, एनटी रामा राव, इन्होंने नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था, तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। और वाम मोर्चा ने 1977 में नारा दिया था, और वाम मोर्चा जो है इसने पश्चिम बंगाल के चुनाव में 1977 में नारा दिया था, जमीन जोतने वालों का। इसने कौन सा नारा दिया था, जमीन जोतने वालों का। कोई भी पूछ सकता है, एक दो पूछा ही क्या था, आगे एग्जाम में भी यह सब पूछ सकता है, इसलिए हमें अच्छे से तैयारी करके पहले ही रहना है। क्वेश्चन 22, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और शक्तिशाली निकाय द्वारा संचालित होती है, जिसे क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग, विकल्प ये सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। लेकिन अगर पूछे राज्यसभा का कार्यकाल, तो बोलेंगे कि राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, कौन, राज्यसभा, इसका कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल क्या है, कार्यकाल नहीं होता। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, कौन, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है।
विरुद्ध मतलब निगेटिव पूछा है। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सही है। कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए जाना चाहिए, यह भी सही है। वोट देने का अधिकार केवल चुने हुए लोगों को दिया जाना चाहिए, तो यह विकल्प आपका गलत है। गलत ही क्या हो जाएगा आपका सही। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए, तो यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र किसका है? सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। कितने लोकसभा के सीट है? लोकसभा के 80 सीट है। और महाराष्ट्र में कितने सीट है लोकसभा के? तो 48 सीट है, यह सब याद रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के कितने सीट है? तो 42 सीट है। और बिहार में लोकसभा के कितने सीट है? तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। यह सब हमें एकदम याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार या सभी, यानी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित करता है, देखिए, समानता का अधिकार या सभी धार्मिक समूहों को उचित प्रतिनिधित्व या समाज के कमजोर वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व, तो विकल्प ग ही सही हो जाएगा। और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में देखिए क्या क्या मिला हुआ है, तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में जो आरक्षण मिला हुआ है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यह पूछा भी गया था एनसीआर एग्जाम में। तो अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित सीट है? तो 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित सीट है? तो 47। यह इंपॉर्टेंट है बहुत ही, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। और बीपीएससी तैयारी 4 में जितने क्वेश्चन पूछेंगे, पीछे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एनसीईआरटी से पूछे गए थे, तो आगे भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। मैं एकदम 100% कंफर्म करता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी से न तैयारी करके और कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। अब आगे देखिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी है चुनाव आयुक्त, यानी चुनाव आयोग की। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 28, यह सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को प्रतिस्पर्धा में निष्पक्ष और समान अवसर सुनिश्चित करने में विफल रहता है? तो कोई भी पार्टी या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी नहीं दे सकता, तो यह तो सही है। पूछा क्या है? विफल। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार आदर्श संहिता से बंधा नहीं है, तो ये तो गलत है आपका। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता, यह सही भी सही है। कोई भी व्यक्ति जाति या धर्म के नाम पर मतदाताओं से अपील नहीं कर सकता, यह भी सही है। लेकिन यह गलत है, कोई भी पार्टी या उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता से बंधा नहीं है, यह क्या है? बिल्कुल गलत है। और यही क्या है आपका राइट आंसर। सभी लोग आचार संहिता से बंधे होते हैं, मतलब आचार संहिता लागू हो जाता है तो सरकार बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकती। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, यही है चुनाव आयोग, ये तो कई बार आ चुका है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और चुनाव आयोग जो नियुक्ति हो जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो उसके बाद जो चुनाव आयोग होता है वह राष्ट्रपति, मतलब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने के बाद वह राष्ट्रपति को के लिए जवाबदेही नहीं रहता, मतलब वह स्वतंत्र चुनाव आयोग हो जाता है और वह सरकार को भी आदेश या फटकार लगा सकता है, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, देखिए मतदाता सूची क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, वोट देने के लिए पात्र लोगों की सूची या चुनाव लड़ने वालों की सूची या उन लोगों की सूची जो वोट देने के लिए पात्र नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? वोट देने के पात्र लोगों की सूची होती है मतदाता सूची। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में कौन सा नया सुधार पेश किया गया है? तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिए, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों के समूह को आचार संहिता बोलते हैं। विकल्प क्या हो जाएगा? क सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, चुनाव कराने के कारणों
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत मतलब हम जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वह पूरे एनसीईआरटी को कवर करते हुए चल रहे हैं। आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो खुद पता चलेगा जितने लाइन लिखे हुए हैं सब एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं। तो देखिए कौन सा गलत पूछा है, तो चुनाव लोगों को सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है, यह सही है आपका। लोग चुनाव में अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, तो यह भी सही है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका नहीं सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, तो यह गलत है और यही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि गलत ही पूछा है। लोग बता सकते हैं कि उन्हें कौन सी नीतियां पसंद है, यह भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह सही है आपका। और 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी लोग वोट दे सकते हैं। पहले कितना था, तो 21 वर्ष था और अब 21 वर्ष हट गया है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी तो निर्वाचन आयोग की है, यह सब कई बार हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 37, चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो चुनाव अच्छे शासन की गारंटी देते हैं, या चुनाव आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, या चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देते हैं, तो विकल्प ग आपका सही हो जाएगा। चुनाव अच्छे शासन की गारंटी थोड़ी देंगे, वो तो उनका काम है चुनाव करवाने का, और बाकी लोग उनको चुनेंगे जो उनके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित पर आधारित है, किसके लिए, जनसंख्या पर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए शर्त नहीं है, तो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, यह तो शर्त है। अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव, यह शर्त नहीं है, विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर, स्वतंत्र चुनाव आयोग, सही है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए सब जान जाते हैं आप, लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए, दोनों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए देखिए, राज्यसभा, विधान परिषद, इसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए आयु। और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यह सब पता रहना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 41, भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा आधारित है किस पे, धर्म, लिंग। देखिए भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा आधारित है तो धर्म के, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे या राजनीतिक दल के आधार पे, तो इसका होना चाहिए जाति के आधार पे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक चुनाव की एक अनिवार्य विशेषता है, तो वही सक्रिय नागरिक भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में संसद सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। 44 देखिए, भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जा सकता। देखिए जनसंख्या पर, धर्म पर, भौगोलिक विशेषताएं पर या सामाजिक आर्थिक स्थितियां पर, तो किस पर विचार नहीं किया जा सकता, तो सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर विचार नहीं किया जा सकता। जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है, धर्म पर भी और भौगोलिक विशेषताओं पर भी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। इधर ये क्वेश्चन गड़बड़ है, इसका क्या होना चाहिए आंसर, इसमें इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जा सकता, तो जनसंख्या पर तो विचार किया जा सकता है, ठीक है।
और उसके बाद भौगोलिक विशेषताएं पर भी विचार किया जा सकता है, और उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति, किसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, अनुसूचित जाति कौन है, अनुसूचित जनजाति कौन है, इस पे भी विचार किया जा सकता है, लेकिन धर्म पर नहीं, क्योंकि हमारा देश जो है धर्म निरपेक्ष है, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को निम्न नामों से जाना जाता है। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व या अधिमान्य मतदाता या एकल संक्रमणीय मत या साधारण बहुमत मत, यानी आंसर क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत मत। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली मतलब अगर 5 प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव में और उसमें से जो सबसे ज्यादा पा जाएगा, जो बहुमत में आ जाएगा, बहुमत मतलब जो उन 5 में से सबसे ज्यादा वोट पाया रहेगा। जैसे मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र में आपके 500 मत हैं ना, और उसमें से 5 प्रत्याशी खड़े हैं और एक प्रत्याशी पा गया आपका 200, और उसके बाद एक प्रत्याशी 100 वोट पा गया, और उसके बाद और एक प्रत्याशी पा गया आपका, 2 प्रत्याशी 100 वोट पा गए, और उसके बाद 2 प्रत्याशी 50-50 मत पाए हैं। तो ये हो गया कुल मिला के 500, और इसमें से विजयी कौन होगा, तो यही 200 वाला। अगर कोई प्रत्याशी, जो प्रत्याशी सबसे ज्यादा पाया रहेगा, अगर यह प्रत्याशी आपका इन चारों से ज्यादा पाया होता, 101 वोट भी पा जाएगा, तो यही घोषित कर दिया जाएगा, यानी साधारण बहुमत प्रणाली। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। यह कहां पर है, तो यह भारत में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनावी प्रणाली का लोकतांत्रिक सुधार नहीं है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रचलन, तो यह तो सही है। चुनाव आयोग की स्थापना भी सही है। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्ति, यह भी सही है। पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण यह नहीं है, अभी लोकसभा में नहीं आया हुआ है, इसके लिए सरकार विचार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में चुनाव रद्द या स्थगित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। 48 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अनिवार्य मतदान प्रणाली का उपयोग करता है, तो ये कौन सा देश है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अनिवार्य मतदान प्रणाली का उपयोग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या भारत। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, भारत होना चाहिए। और भारत का निर्वाचन आयोग जो है उसका उद्देश्य क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंडे को बढ़ावा देना, तो यह तो गलत है। राजनीतिक दलों को चुनाव निधि वितरित करना या उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू करना, यह सब सही है। पर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एजेंडा तैयार करना या एजेंडे को बढ़ावा देना, तो यह गलत है। देखिए, हमने आज चैप्टर नंबर 3 कौन सा क्लास था, क्लास 9th का पॉलिटी था आपका। आज हमने पढ़ा क्लास 9th पॉलिटी। चैप्टर कितना है, अध्याय कितना था, अध्याय 3। पाठ का नाम क्या था, चुनावी राजनीति। और यह पूरी तरह से जितने भी हमने फैक्ट पढ़े या जो भी कुछ पढ़ा हमने सारे के सारे एनसीईआरटी से ही उठाए गए थे। जितने भी पॉसिबल हो सकते थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को मैंने बना के आपको दिखा दिया, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। और देखिए, बीपीएससी तैयारी 4 आएगा जरूर, आएगा तो कल आएगा। बीपीएससी तैयारी 4 जो है आना तय है, लेकिन बीपीएससी तैयारी 4 आएगा। कई लोग बोलते हैं कि सरकार नौकरी देगी नहीं, बीपीएससी तैयारी 4 आएगा नहीं, और उनके बोलने के कारण दूसरे लोग भी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेते। इसलिए किसी दूसरे के निगेटिव बातों में आकर हम अपना पढ़ाई लिखाई कम कर दे, तो इससे जो निगेटिव बात फैला रहा है उसका तो घाटा होगा ही, उसको तो भविष्य में नौकरी मिलेगी नहीं। लेकिन उसके बातों में जो आ जाता है और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, तो वह जीवन भर पछताना रहता है। एक नौकरी लेकर आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं, आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, आपका आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, और आपका जो जॉब रहेगी वह हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगी। इसलिए सरकारी नौकरी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है मिडिल क्लास वालों के लिए। उम्मीद है क्लास समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर आपका पॉलिटी या जियोग्राफी जो भी सब्जेक्ट है 40 नंबर का, उसके लिए आपको एनसीईआरटी अपनाइए। किसी का कोर्स खरीदिए नहीं खरीदिए, यह आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छे से और एनसीईआरटी पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, तो
बाकी अन्य लोगों से आप बहुत आगे रहेंगे। इसलिए उम्मीद है कि क्लास समझ में आया होगा, और आगे हम क्लास नंबर 4 भी लाएंगे आपका, और उसको भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे। उसमें भी जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन बनना, सभी क्वेश्चन को बनाकर हम आपके सामने लाएंगे। इसलिए क्लास को आप लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बाद क्लास को हो सके तो शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।